महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुने गए हैं। खबर है कि 21 अगस्त को वो उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करेंगे। उनके नामांकन में एनडीए के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को एनडीए से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया है। इससे पहले राधाकृष्णन समेत कई नामों को लेकर संसदीय बोर्ड में करीब 2 घंटे तक चर्चा हुई, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता शामिल हुए। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाए जाने पर राधाकृष्णन को बधाई दी है। पीएम ने सोशल मीडिया पर कहा कि मुझे खुशी है कि एनडीए परिवार ने सीपी राधाकृष्णन को हमारे गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने का फैसला किया। सीपी राधाकृष्णन ने अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार जताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राधाकृष्णन के उम्मीदवार चुने जाने पर बधाई दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राधाकृष्णन को बधाई दी है। इधर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी उनका समर्थन किया है। मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की सुबह बैठक होगी। उसमें सीपी राधाकृष्णन से सबका परिचय कराया जा सकता है। इधर नड्डा ने कहा है कि समर्थन के लिए विपक्ष से भी संपर्क किया गया है कि हमारे विपक्षी दल के साथ भी हम बात करेंगे, उनका भी हमको समर्थन मिले, ताकि हम सब लोग मिल करके उपराष्ट्रपति पद के का निर्विरोध चुनाव हो, ये हमारी आशा है। आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 में हुआ। 40 साल का उनका सामाजिक करियर है। महाराष्ट्र से पहले वो झारखंड के भी गवर्नर रहे हैं। 1998 और 1999 में 2 बार कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे। 2003 से 2006 तक तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे। आरएसएस और जनसंघ से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। और सीपी राधाकृष्णन की मां ने उनके उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुने जाने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने क्या कहा, देखिए। डॉक्टर जनार्दन ராதாகிருஷ்ணன் பேர் நினைச்சிட்டு வச்சோம். அப்படி ஆவார்னு நினைக்கல. ஆண்டனுடைய அருள் தமிழ்நாட்டுக்கு நம்மளுக்கு இது ஒரு இது கொடுத்துருக்கு. பேர் வைக்கும்போது அப்படித்தான் நினைச்சு வச்சோம். டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நாட்டை வரணும் அப்படின்னு மனசுல நினைச்சோம். சொல்லல ராதாகிருஷ்ணன் பேர் இருந்துச்சு, அவ்வளோதான்ப்பா. ஆனால் அந்த அவனாசி எப்பனும் அந்த சுந்தரமூர்த்தி சாமி இருந்து அவன் இந்த அளவுக்கு உயிரோட கொண்டாந்து இந்த அளவுக்கு வச்சிருக்கு। और विपक्ष के इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर आज चर्चा करेंगे। आज सभी नेताओं की बैठक संभव। एनडीए की ओर से महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन अहम बैठक करने जा रही है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में ये बैठक होगी। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने चुनाव के लिए पहले ही संयुक्त गैर राजनीतिक उम्मीदवार खड़ा करने की घोषणा कर रखी है। इधर विपक्ष की कुछ प्रमुख पार्टियां राधाकृष्णन को लेकर क्या कहती हैं, सुनिए। ठीक है, बधाई, अनुभवी हैं और विभिन्न पदों पर रहे हैं। एक अच्छी पर्सनालिटी है, नॉन कंट्रोवर्शियल है, अनुभव भी उनको बहुत रहा राजनीति का, संगठन का, तो हमारी तरफ से उनको जरूर शुभकामनाएं हैं। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को होना है। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने पिछले महीने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। और बिहार में वोट अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज औरंगाबाद समेत 4 स्थानों पर संबोधित भी करने वाले हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। सासाराम से शुरू हुई वोट अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ आज कई नेता बिहार के 4 जगहों कुटुंबा, औरंगाबाद, देव, गुरारू में लोगों को एसआईआर को लेकर जागरूक करेंगे। उससे पहले कल सासाराम में यात्रा की शुरुआत के दौरान आरजेडी अध्यक्ष लालू और खड़गे समेत बिहार के कई विपक्षी दल के नेता भी पहुंचे। लोगों को संबोधित करते हुए राहुल और तेजस्वी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर वार किए कि आपकी लड़ाई राहुल गांधी जी, महागठबंधन के सारे नेता और तेजस्वी लड़ने का काम करेगा। मुझसे एफिडेविट मांगा, कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। इधर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा है कि उन्होंने चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर जो आरोप लगाए हैं, अगर उनके पास अपने दावे का सबूत है तो उन्हें 7 दिन के भीतर शपथ पत्र देना होगा।
अन्यथा उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी होगी। इस पर शिवसेना ने क्या कहा है, सुनिए। आप ये कह रहे हैं विपक्ष की जिम्मेदारी है कि गलतियां लिस्ट करें, फिर विपक्ष की जिम्मेदारी है कोर्ट तक भागें। इलेक्शन कमीशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन की बस यही जिम्मेदारी है कि कैसे जवाबदेही से बचें। इस बीच राहुल की बिहार यात्रा को लेकर जनसुराज पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। अभी महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों को बिहार के बच्चों के साथ मारपीट हुई। मारपीट करने वालों में 2 लोग थे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी दोनों अलायंस पार्टनर हैं। तो भैया एक शब्द भी बोला इन्होंने? आज आए हैं बिहार की बात करने। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक स्कॉर्पियो ड्राइवर ने दर्जन भर से ज्यादा लोगों को रौंद दिया। इस घटना की तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो चालक ने सड़क पर खड़ी कई गाड़ी समेत लोगों को रौंद डाला। चीख पुकार मच गई। बेलगाम स्कॉर्पियो वाला लोगों को टक्कर मारते हुए भाग निकला। ये घटना लखनऊ के तेलीबाग मार्केट की है। सीसीटीवी वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्कॉर्पियो ड्राइवर का लोग पीछा करते हैं। इस बीच स्कॉर्पियो वाला देखिए फिर लौट कर आता है और लोगों को टक्कर मारते हुए निकल जाता है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस घटना के बाद हंगामा मच गया। बताया जाता है कि जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त मार्केट में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बड़ी संख्या में लोग जमा थे। अचानक ये स्कॉर्पियो आया, करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों के साथ कई गाड़ियों को रौंद डाला। इस घटना में घायल आनंद प्रकाश और राजेश नाम के एक व्यक्ति के साथ 3 लोगों को पीजीआई ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। पुलिस ने घटना के कुछ ही देर बाद रात में ही स्कॉर्पियो समेत अक्षय सिंह नाम के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि अभियुक्त अक्षय सिंह के खिलाफ लखनऊ, बाराबंकी और रायबरेली में चोरी, लूट, डकैती, अपहरण जैसे मामलों में लगभग 8 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। बढ़ते आगे, बिहार में गोपाल खेमका मर्डर केस को लेकर जिस विजय साहनी की तलाश की जा रही थी, कल देर रात पटना में पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। हाथों में रिवॉल्वर लिए ये कुख्यात अपराधी है विजय सहनी। देर रात आलमगंज थाना क्षेत्र के बिस्कुमान गोलंबर के पास पुलिस ने इसका एनकाउंटर किया। विजय सहनी के पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। वो खतरे से बाहर है। इसी बीच एसएसपी समेत पुलिस के कई अधिकारियों ने एनकाउंटर की जगह छानबीन की, जहां हथियार और गोलियां जब्त की हैं। विजय सहनी पर हत्या, लूट और डकैती के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बताया जाता है कि पटना के व्यवसायी गोपाल खेमका मर्डर केस में इसका नाम भी सामने आया था, जिसके बाद इसकी तलाश जारी थी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना के बाद फंसे हुए लोगों की तलाश 5वें दिन भी जारी है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक मृतकों की संख्या 61 तक पहुंच सकती है। सेना के जवान अस्थायी पुल बनाने का काम कर रहे हैं ताकि इसके जरिए फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सके। ये तस्वीरें किश्तवाड़ की हैं, जहां बादल फटने की घटना के बाद 5वें दिन भी राहत और बचाव का काम जारी है। अब भी तेज रफ्तार से पानी बह रहा है। दूसरी तरफ देखिए, काफी संख्या में लोग अब भी फंसे हैं। सेना के इंजीनियरों ने चिसोती गांव और मचैल माता मंदिर के बीच संपर्क बहाल कर दिया है। इसके लिए एक बेली ब्रिज बनाया गया है। रिकॉर्ड तोड़ समय में पुल बन जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। हमें सर कोई उम्मीद तो थी नहीं। हमें सोचा था कम से कम महीना 1 लग जाएगा। हमारी बाइकें फंसी हुई थी यहाँ पे। शुक्रिया इस इंडियन आर्मी का जो उन्होंने इतनी फास्ट काम किया हुआ। ठीक है सर, हमको सर उम्मीद थी 2 दिन की, लेकिन सर इन्होंने बहुत जल्दी काम कर लिया। सर 4 दिन फंसे हुए हो गए, घर नहीं गए हम। उधमपुर नंबर की गाड़ी है, बाइक हम ऊपर ले आए थे गलती से, तो इस कारण सर हम घर नहीं जा पाए, तो इनकी वजह से हम घर जा पा रहे हैं। ना कोई डर नहीं लगा। हमें पता था कि ये इंडियन आर्मी पे भरोसा है हमें कि कुछ नहीं होगा, आराम से जा सकते हैं हम पुल पे। पुल के जरिए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। इस बीच बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटना में घायल लोगों से मुख्य सचिव ने मुलाकात की और उनके बेहतर इलाज के निर्देश दिए। उनके मुताबिक इस प्राकृतिक आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। 3 लोगों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। एक नेचुरल कैलेमिटी हुई और अभी तक का जो आंकड़ा है उसमें उसके हिसाब से 61 लोगों की मृत्यु हुई है। आपको बता दें कि मचैल माता मंदिर के रास्ते आखिरी गांव चिसोती में 14 अगस्त को बादल फटने से 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 50 लोग अब भी लापता बताए जाते हैं। आपदा में 16 घरों के साथ सरकारी इमारतों, 3 मंदिरों के साथ एक 30 मीटर लंबा पुल भी बह गया था। और जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी बादल फटा। बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई तो 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। TV9 संवाददाता अंकित भट्ट उस जगह पर पहुंचे जहां बादल फटने की घटना हुई है। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कठुआ के ही घाटी इलाका पड़ता है जहां पर प्राकृतिक आपदा आई है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे लगातार बरसाती नाला जो है वो अभी उफान पे है। कई ऐसी जगहें हैं जो पूरी तरीके से डैमेज हुई हैं। रोड ब्लॉकेज पूरी तरीके से हुआ है। सामने अगर आप देखें तो ये पुल जो है वो किस तरीके से डैमेज हुआ है। रोड कनेक्टिविटी पूरी तरीके से टूट चुकी है। कठुआ के इसी इलाके में सुफैन और 4 जगह और हैं
जहां पर इस तरीके की भारी तबाही जो है वो यहां पर आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े पेड़ आपको यहाँ पे दिखेंगे। पूरा रास्ता जो है वो यहाँ से अब ब्लॉक हो चुका है। मेरा बेटा अंदर गया शिन्नू छोटे छोटे निकालने के लिए, जैसे जाता था वैसे अंदर मलबा आ गया। फिर दूसरा लड़का है उसने ऐसे इधर से खींचा उसको। देखिए आंख में आंसू हैं, डर है, खौफ है। उस मंजर को जैसे ही याद करते हैं तो आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। ये तब मेरा बूटा नहीं होता, ये मकान भी लग गई। ये देखिए ये सड़क हुआ करती थी और यहाँ पे किस तरीके से पत्थर ही पत्थर अब आपको नजर आएंगे। गाड़ियाँ यहाँ पे टूटी पड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ मलबे के अंदर डूबी हुई हैं। और ये देखिए किस तरीके से लोग अपना सामान जो है वो अब यहाँ से दूसरी छत की तरफ लेके आए हैं, ताकि जितना कुछ हो सके उसको उतना सामान जो है वो हम सेफर जगहों पे ले जा सके। पहाड़ों पर अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। इस बीच उफनती नदियों की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हिमाचल के हनोगी में हुए लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें हैं। लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिससे सड़क जाम हो गई। हालांकि इस आपदा में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पहाड़ों से उतरता पानी अपने साथ तबाही लेकर आ रहा है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की मंडी की हैं, जहां मूसलाधार बारिश ने फिर तबाही मचाई है। पनारसा में कई गाड़ियां और घर बह गए हैं। नेशनल हाईवे मंडी कुल्लू पूरी तरह से बंद हो गया है। ऊपर से बारिश, नीचे लैंडस्लाइड, यानी दोहरी आफत। सतौन रेणुका मार्ग पर पहाड़ से गिरे मलबे में कार समेत कई बाइकें भी दब गई हैं। कई लोग जान जोखिम में डालकर आ जा रहे हैं। देखिए किस तरह ये बाइक फंसी है, जिसे लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पावंटा साहिब में यमुना नदी उफान पर है। जलस्तर अचानक बढ़ने से गुरुद्वारे के पास फंसे 4 लोगों को स्थानीय गोताखोरों ने बाहर निकाला। रुड़की हाईवे की ये तस्वीरें हैं, जहां तेज बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। बाजार बंद पड़े हैं, नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक रेड अलर्ट जारी कर रखा है। रुड़की के अलावलपुर गांव में सोलानी नदी शमशान घाट को बहा ले गई। नदी के उफान की वजह से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर के बाजार की ये तस्वीरें हैं, जहां बाहर निकलना मुश्किल है। तेज बारिश की वजह से पूरा बाजार पानी में डूबा है। गंगा नदी खतरे के निशान से केवल 40 इंच नीचे बह रही है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर के कटरा में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा है। कल श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर भी असर पड़ा। कल प्रशासन ने कुछ घंटों के लिए यात्रा रोक दी। आगे बढ़ते हुए बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां दिल्ली में बाढ़ का खतरा एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है और आने वाले 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। मैदानी इलाकों में भी लगातार अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है। देखिए रिपोर्ट। यमुनानगर हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की तरफ 1,78,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे 72 घंटे में दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे यूपी के कई जिलों पर भी असर पड़ेगा। हरियाणा की सीमा के नजदीक यमुना नदी से एक युवक का रेस्क्यू किया गया। करीब 2 घंटे तक वो फंसा रहा। ड्रोन से मोबाइल पहुंचाकर उससे संपर्क किया गया। नदी से लकड़ियां निकालते वक्त ये ताजे वाला बैराज के पास बह गया था। फरीदाबाद में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते बसंतपुर इलाका बाढ़ की चपेट में आ चुका है। कई लोगों ने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। पुलिस लोगों को अब भी अलर्ट कर रही है। घर, दुकान, बाजार, गलियां, कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां पानी न हो। ये तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की हैं। दुकानों में पानी भरने से लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। जम्मू कश्मीर के द्रंग में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई है। ये हालात एक साथ 2 जगहों पर बादल फटने से पैदा हुआ है। पधर के आरंग में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तरशाल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं शालेनाला में बादल फटने से शाला पुल बह गया है, जिसमें 7 गौशालाओं के साथ कई मवेशी बह गए हैं। इधर दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अगले 72 घंटे अहम हैं। देश के कई मैदानी इलाकों में भी बारिश जारी है, जिससे हालात खराब हैं। भयंकर बाढ़ की ये तस्वीरें पंजाब के पठानकोट की हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से पाकिस्तान की सीमा से सटे जलालिया दरिया ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। इससे भारत पाक सीमा से सटे जेतपुर पोस्ट पर भी पानी भर गया है। फेंसिंग लाइन भी पानी में डूबी है। इससे भारत पाक सीमा से सटे गांव के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत पाक सरहद के बमियाल सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भी दिक्कतें हो रही हैं। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने इस इलाके का दौरा किया। और इधर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शारदा यूनिवर्सिटी के शिवम दुबे नाम के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। शिवम परिवार का इकलौता बेटा बताया जा रहा है, लेकिन क्यों उसने आत्महत्या कर ली, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
ये तस्वीर है शारदा यूनिवर्सिटी के छात्र शिवम कुमार दुबे की। शिवम की आत्महत्या पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपना पक्ष रखने से मना कर दिया। परिजनों का आरोप है कि सुसाइड लेटर में उसने 1 साल से कॉलेज नहीं आने की बात कही है, फिर भी उससे लगातार फीस वसूल किए गए। उसके एब्सेंट होने की जानकारी नहीं दी गई। दबाव में होने की बात लिखते हुए शिवम ने माता पिता से माफी भी मांगी है। अपने 1 पेज के सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि आत्महत्या का फैसला मेरा अपना है, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, मैं बस एक बेकार इंसान हूँ।